हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव होता है यानी पोस्टमार्टम हेमोरेज होता है, उसकी क्या क्या बेसिकली मैनेजमेंट होगा उसका। क्योंकि हमने प्रिवेंशन तक पढ़ लिया था, अभी आज मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से होगा। जैसे इसमें मैंने आपको प्रकार बताए थे। जैसे सबसे पहले प्राइमरी पीपीएच, ठीक है, इसका मैनेजमेंट होगा। अब इसमें प्राइमरी पीपीएच में बेसिकली दो प्रकार थे, यानी इसके अंदर दो प्रकार कौन कौन से थे। एक तो था थर्ड स्टेज पीपीएच, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें था ट्रू पीपीएच, ट्रू पीपीएच, पीपीएच, ठीक है। और जो एक इसके अंदर बेसिकली दूसरा आप बात करें तो सेकेंडरी पीपीएच, तो सेकेंडरी पीपीएच में बेसिकली ये बात कर सकते हैं। और इसमें एक कर सकते हैं ट्रोमेटिक पीपीएच का प्रबंध। तो बेसिकली इसमें कितने आ गए, चार आ गए ना, तीन और चार। तो हमें चार प्रकार का जो मैनेजमेंट है उनको पढ़ना पड़ेगा। यानी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड स्टेज का। थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में दोस्तों दो प्रकार के मैनेजमेंट होंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। थर्ड स्टेज में दो प्रकार होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज में कितने होंगे, दो प्रकार होंगे। एक तो होगा सामान्य मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट, और एक होता है दोस्तों इसके अंदर एक्चुअल मैनेजमेंट या वास्तविक मैनेजमेंट। ठीक है, एक्चुअल मैनेजमेंट या फिर जनरल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट की। तो जनरल मैनेजमेंट में कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, सामान्य सी चीज होती है जनरल मैनेजमेंट एक। अब थर्ड स्टेज के दौरान आप क्या करोगे, यानी उसकी बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा की बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा की डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे जाओ बेसिकली आप। तो सामान्य क्या करोगे, महिला को अकेला नहीं छोड़ेंगे उस समय और उसे लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। महिला के वाइटल साइंस को चेक करेंगे तथा उसके जनरल हेल्थ स्टेटस का असेस करेंगे। सभी आपातकालीन उपकरण पहले ही तैयार करके रखेंगे, ठीक है। महिला तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। यदि डिलीवरी घर पर हुई है तो तुरंत उस रोगी को अस्पताल में ले जाएंगे। और महिला को जो एबीओ उसका ब्लड ग्रुपिंग है और आरएच ग्रुपिंग है वो पहले ही करके रखेंगे। और क्रॉस मैच जो बेसिकली ब्लड है वो पहले ही रखेंगे। तो ये इसका बेसिकली मैनेजमेंट है। दूसरा बात करें एक्चुअल मैनेजमेंट। तो एक्चुअल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्चुअल मैनेजमेंट देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्रस को क्या करेंगे, को खाली करेंगे। किसको खाली करेंगे, यूट्रस को खाली करेंगे। तो यूट्रस को खाली करना, गर्भाशय को संकुचन करने के लिए हमें जरूरी होता है कि यूट्रस खाली होना चाहिए। अब यूट्रस में किसी प्रकार का प्लेसेंटा का कोई पार्ट नहीं रहना चाहिए। अगर प्लेसेंटा कोई पार्ट रह गया, ब्लड क्लोटिंग वगैरह रह गई, तो मे भी यूट्राइन जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण ब्लीडिंग तो होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए हमें बेसिकली गर्भाशय संकुचनों के लिए उत्तेजित करना आवश्यक होता है। तो ये तभी अच्छी प्रकार से उत्तेजित हो सकता है जब गर्भाशय खाली हो। यदि प्लेसेंटा तथा रक्त के थक्के यूट्रस में मौजूद होते हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैनेजमेंट ही होता है। दूसरा हमें मसाज करनी चाहिए। तो मसाज ऑफ यूट्रस। तो मसाज करने से क्या होता है दोस्तों, जब मसाज करते हैं तो जो यूट्रस होता है वो सख्त हो जाता है। सख्त कैसा मानो, उसको क्रिकेट की जो बॉल नहीं होती लेदर वाली, उसके जितना सख्त हो जाता है। तो उसके जब वो सख्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या हो जाते हैं, संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन और रिटेंशन की प्रक्रिया चलने लग जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। महिलाओं में कैथेटराइजेशन करना चाहिए, यानी उसको यूरिनरी ब्लैडर प्रॉपर से खाली नहीं हो रहा तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, कैथेटराइजेशन हमें करना चाहिए, कैथेटराइजेशन करना है, ठीक है। ये भी एक मैनेजमेंट का प्रकार है। उसके अलावा हमें ऑक्सीटोसिन दवाइयां देनी है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मेथार्जिन और इर्गोमेट्रिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो दवाइयां होती हैं, इसमें इर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन तो मेडिसिन होती है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन होती है वो करती क्या है कि गर्भाशय के जो संकुचन होते हैं उनको बढ़ाती है बेसिकली,
ठीक है। और जब संकुचन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। और आवश्यक समय महिला को सेडेक्टिव दवाई भी लेनी चाहिए, जैसे मॉर्फिन वगैरह सेडेक्टिव, क्योंकि उसको दर्द हो रहा है और उसको बेसिकली सेडेक्शन के लिए हमें उसको बेसिक यहाँ पे जनरल रहता है, यहाँ पे इसके पार्ट्स होना है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट वाले आपको बता दिया, तो उसको सेडेक्टिव ड्रग्स लेनी चाहिए, सेडेक्टिव ड्रग्स। इसमें होती है जैसे मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन वगैरह उसको देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को जो है वो आईवी फ्लूइड देना चाहिए, आईवी फ्लूइड उसको नेसेसरी है। उसके अलावा उसमें महिलाओं संक्रमण की रोकथाम हेतु उसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए, एंटीबायोटिक संक्रमण की रोकथाम हेतु एंटी स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट एस्पेटिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक वगैरह देनी चाहिए। एंटीबायोटिक में आप कोई भी दे सकते हो, जैसे अमोक्सिलिन है, ये सबसे फेमस है, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा, कोई भी चीज लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 का है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से पृथक हो जाती है, जिसे कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगर इसमें क्या कर रहा है कि अगर प्लेसेंटा है वो अपने आप से पृथक हो गई है और बाहर नहीं निकल रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक बार ये जनरल मैनेजमेंट आप मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या था, 8 के अंदर क्या करेंगे, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन। ये प्रक्रिया कब करते हैं, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन की प्रक्रिया तब करते हैं जब प्लेसेंटा है वो क्या हो चुकी है, अपने स्थान को उसने छोड़ दिया, बेसिकली स्थान को छोड़ दिया, पृथक हो चुकी है, तब हम और बेसिकली बाहर की तरफ नहीं आई है, तो उस कंडीशन में हमें कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन करेंगे। और बेसिकली प्लेसेंटा ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है और बाहर को आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो प्लेसेंटा ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, तो उसमें हम हस्त विधि का उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं बाइमैनुअल मेथड होता है, उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बेसिकली उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट, इतना ही होता है। अब ट्रोमेटिक पीपीएच का मैनेजमेंट क्या करोगे दोस्तों। ट्रोमेटिक पीपीएच होता है ना, यदि यूट्रस की मालिश करने पर इसके हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के पश्चात भी रक्त स्राव जारी रहता है, यानी ट्रोमेटिक पीपीएच के अंदर आप कैसे मैनेजमेंट करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए ये मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट होता है, एक्चुअल मैनेजमेंट होता है। अब बात करें दोस्तों ट्रोमेटिक पीपीएच की अगर बात करें, तो उस समय हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ये जो ब्लड रक्त स्राव है एक्चुअली हो क्यों रहा है। जैसे इसमें एक पहला पॉइंट होता है कि जब भी हम यूट्रस है बेसिकली उस पार्ट की अगर मसाज करते हैं, तो मसाज करने से अगर वो सख्त होता है और फिर भी उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब वो कौन सा है, ट्रोमा के कारण उसका पीपीएच हो रहा है, यानी ट्रोमा के कारण उसका रक्त स्राव होता है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट साइन होता है ट्रोमेटिक पीपीएच का। इसके अलावा होता है कि इसमें जनरल नाल की चोट के कारण होने वाले पीपीएच को अंकित किया जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में प्लेसेंटा के निष्कासन के बाद महिला को जनरल एनेस्थीसिया देकर यूट्रोवैजाइनल कैनाल को खाली किया जाता है तथा टीयरिंग वाले स्थान पर टाके लगाए जाते हैं, यानी जहां पर वो बेसिकली टीयर लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, वहां पर उसको टाके लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, ट्रू पीपीएच वास्तविक पीपीएच किसे कहते हैं। इसमें मतलब क्या है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी हो चुकी, शिशु की डिलीवरी हो चुकी, उसके बाद 24 घंटे का समय होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान हम क्या करेंगे, ट्रू पीपीएच में प्रबंधन के दौरान सर्वप्रथम यह पता लगाएंगे कि रक्त स्राव गर्भाशय शक्तिहीनता के कारण हो रहा है या जनरल नाल में किसी ट्रोमेटिक के कारण हो रहा है। तो इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए यूट्रस को पाल्पेट किया जाता है, यानी हमें ये पता लगाना जरूरी है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है एक्चुअली उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या बेसिकली जो उसकी यूट्राइन एटोनिसिटी है या फिर कोई इंजरी है किसी प्रकार की, तो ये पता लगाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, मसाज करेंगे। अगर मसाज करेंगे तो सख्त हो जाता है, सख्त होने के बाद अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसका मतलब क्या है, यूट्राइन एटोनिसिटी है। अगर वो रुकता नहीं है ब्लड, तो उस समय आप समझ लेना चाहिए ट्रोमेटिक पीपीएच है, ठीक है। ट्रू पीपीएच का प्रबंध दो प्रकार से हो सकता है, एक तो एटोनिक यूट्रस और एक ट्रोमेटिक पीपीएच। यानी ट्रोमेटिक पीपीएच हमने पढ़ चुके हैं पहले, उसके आधार पर होगा। ट्रू पीपीएच का मैनेजमेंट दो प्रकार होगा, एक तो ट्रोमेटिक जो पीपीएच जो हमने पढ़ चुके हैं उसका मैनेजमेंट जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि उसमें टीयर्स है, तो वहां पर क्या करते हैं, सुचरिंग वगैरह कर देते हैं, वो यूट्राइन कैनाल को खाली करके सुचरिंग कर देते हैं। अब एक है इसमें
एटोनिसिटी पीपीएस। तो एटोनिसिटी पीपीएस का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो एटोनिसिटी पीपीएस का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो यूट्रस को सख्त बनाने के लिए इसकी मालिश करनी चाहिए। जब यूट्रस क्रिकेट की गेंद की तरह सख्त हो जाता है तो ये पूरी तरह से संकुचित हो जाता है, तो ये तो हम कर सकते हैं इसमें। महिला को ऑक्सीटोसिन दवाई जैसे मिथार्जिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, मिथार्जिन दे सकते हैं। यदि महिला को यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है तो उसको कैथेटर के साथ खाली करेंगे। महिला को आवश्यकता सेडेक्टिव दवाई दे सकते हैं, मॉर्फिन, ये मॉर्फिन देंगे IM 15 mg, मॉर्फिन IM देते हैं दोस्तों और 15 mg की डोज देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा महिला को ऑक्सीटोसिन ड्रिप देंगे। सामान्य ऐसा करने के बाद यदि प्लेसेंटा तथा झिल्लियां बाहर निकल जाती हैं तो इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें कोई भाग अंदर तो नहीं। यदि उक्त प्रबंध के बावजूद भी गर्भाशय एटोनिसिटी रहती है तो मरीज को निम्न उपचार दिया जाता है। यानी ये सामान्य जो प्रबंध है ये तो हमें करना ही चाहिए, ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह देनी चाहिए उसको, ठीक है, और उसको मॉर्फिन वगैरह देनी चाहिए दर्द के लिए, और एंटीबायोटिक सभी दे दिए हमने। उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देकर यूट्रस की जांच की जाती है, साथ ही जनन नाल में किसी चोट की उपस्थिति के लिए भी परीक्षण किया जाता है। अगर पेशेंट में ऑक्सीटोसिन ड्रिप कंटिन्यू रखी जाती है, यानी उसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप है वो तो देंगे, साथ साथ में उसका यूट्रस का पूरा परीक्षण करेंगे कि कहीं इसका कारण क्या है एक्चुअली में। ये हमने ट्रीटमेंट दे दिया फिर भी ये मतलब रक्तस्राव रुक नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसका प्रॉपर रूप से अगला मैनेजमेंट क्या करेंगे कि उसको बेसिकली उसके सारे पार्ट है यूट्रस के उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करके पता करेंगे कि एक्चुअली में ब्लीडिंग किस कारण से हो रही है, और जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप है वो तो कंटिन्यू रहने देंगे। आप आवश्यकता मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटरी केस होते हैं, जो क्रोनिक प्रकार के केस होते हैं, उनके अंदर एक मेडिसिन होती है दोस्तों, ये आप वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो मतलब क्रोनिक केस होते हैं, मैंने ऐसे कह सकते गंभीर प्रकार के जो केस होते हैं, गंभीर केस होते हैं ट्रू पीपीएस के, उस कंडीशन में एक मेडिसिन होती है, उसका नाम है दोस्तों 15-मेथिल PGF2 250 ये मेडिसिन है दोस्तों, ये देते हैं IMR के द्वारा। क्रोनिक प्रकार के केस होते हैं ट्रू पीपीएस के, तो उस कंडीशन में देते हैं 15-मेथिल PGF2 250 UG IM। यदि ऐसा करने के बावजूद भी यूट्रस एटोनिसिटी बनी रहती है तो रक्तस्राव कंटिन्यू रहता है तो प्लेसेंटल स्थान पर बाईमैनुअल कंप्रेस किया जाता है। अब बाईमैनुअल कंप्रेस क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी मेडिसिन देने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो बाईमैनुअल कंप्रेस करते हैं। बाईमैनुअल कंप्रेस या द्विहस्त विधि होती है, उसके दौरान क्या करते हैं, एक हाथ है उसको क्या कर सकते हैं, वेजाइना के अंदर डाल के उसकी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, और साथ में क्या करते हैं यूट्रस और उसको एकदम से दबाते हैं, यानी यूट्रस का जो पार्ट है, यूट्रस वाला पार्ट है उसको, और साथ में अंदर से उस मुट्ठी को भी क्या करते हैं, दबाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसको कहते हैं दोस्तों बाईमैनुअल कंप्रेशन। यदि बाईमैनुअल कंप्रेशन करने के पश्चात भी ब्लीडिंग नियंत्रित नहीं हो रही है तो जनरल एनेस्थीसिया लगाकर उसको क्या कर देते हैं, पूरी की पूरी जो टाइट इन यूट्राइन पैकिंग, तो पूरी उसकी पैकिंग कर देते हैं बेसिकली ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर इसके बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसका सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड में होता है दोस्तों बाइलेटरल लिगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज होती है, एक प्रकार की सर्जिकल मेथड है बाइलेटरल लिगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरीज। अगर इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन के बाद में हमें सर्जिकल मेथड के द्वारा इसको पूरे को रिमूव करना पड़ेगा यूट्रस को। इसमें इसको हिस्टेक्टोमी कहते हैं, जो कि आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा जीएनएम के अंदर, ठीक है। अब बात करें ट्रॉमेटिक पीपीएस, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, और अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पीपीएस। तो सेकेंडरी पीपीएस का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो सेकेंडरी पीपीएस आ जाता है बेसिकली ये। तो सेकेंडरी पीपीएस में शिशु के जन्म के 24 घंटे से लेकर सूतिकावस्था तक की समाप्ति में होने वाला जो रक्तस्राव होता है उसे द्वितीय पीपीएस कहते हैं। तो प्लेसेंटा अथवा मेम्ब्रेन के कुछ भागों का यूट्रस के अंदर रह जाना सेकेंडरी पीपीएस का सबसे प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा संक्रमण, आंशिक प्रत्यावर्तन क्या होता है कि जो बेसिकली जो महिला होती है उसके जो अंग होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वापस अपना स्थान सूतिकावस्था के दौरान वापस अपने स्थान को वैसी मतलब कैपेसिटी वो प्रोवाइड उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते, यानी यूट्रस है उसका आकार बड़ा हो गया, तो वापस वो अपनी स्थिति में नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे आंशिक प्रत्यावर्तन।
ठीक है। और जनरल नाल में मौजूद किसी प्रकार का वुंड ये इसके हो सकते हैं। तो पीपीएस का प्रबंध इसी के आधार पर करेंगे। ब्लड लॉस की मात्रा तथा उसकी जनरल हेल्थ स्टेटस का असेस करेंगे। महिला के वाइटल साइन चेक करेंगे। ब्लीडिंग का कारण पता करने का प्रयास करना चाहिए ताकि मरीज को उचित उपचार दिया जा सके। महिला तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। यदि ब्लीडिंग यूट्रस से हो रही है तो उसको एल्गोमेट्रिन मेडिसिन होती है 0.5 mg IM रूट के द्वारा देते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। यदि ब्लीडिंग की मात्रा हल्की है तो महिला को 24 घंटे के अंदर क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो जनरल एनेस्थीसिया यूट्रस को एक्सप्लोर करना चाहिए। यदि यूट्रस प्लेसेंट अथवा झिल्लियों के पार्ट मौजूद हो तो उन्हें फोर्सेप्स की सहायता से बाहर निकालना चाहिए। यदि रक्तस्राव जनरल नाल में वुंड की वजह से हो रहा है तो उसको हेमेटोस्टेटिस सुचरिंग से के द्वारा उसको रोकना चाहिए। तो ये हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट होता है पूरा का पूरा दोस्तों। तो मैंने इसमें प्राइमरी जो मैनेजमेंट होता है उसको भी बता दिया, उसमें से जो थर्ड स्टेज मैनेजमेंट है उसको भी बता दिया, ट्रू मैनेजमेंट उसको भी बता दिया, ट्रॉमेटिक मैनेजमेंट को भी बता दिया, साथ में सेकेंडरी मैनेजमेंट को भी बता दिया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।